प्रिय विद्यार्थियों, एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना जो यूनिट चल रही है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मेटिक प्लांट, आवर्तवीजी पादपों के अंदर जनन। तो जनन के अंदर हमने 9 एपिसोड निकाले। आज हमारा एपिसोड नंबर 10 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म एंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष व भ्रूणपोष के प्रकार। तो उससे पहले हमने एक मैच्योर ओव्यूल की संरचना पढ़ ली, फीमेल और मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट पढ़ लिए। तो अब एंडोस्पर्म क्या है? तो एंडोस्पर्म की या भ्रूणपोष की बात करते हैं तो ये हो गया न्यूक्लियस, बीजांडकाय, और बीजांडकाय के अंदर की तरफ जो स्थान है उसको एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोष कह देते हैं। भ्रूणकोष के अंदर एग सेल, हेल्पिंग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल। तो ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद में कि जैसे ही पोलिनेशन या परागण की क्रिया, जर्मिनेशन, अंकुरण की क्रिया संपन्न होने के बाद में जब 2 मेल गैमेट बनते हैं, एक मेल गैमेट तो एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है, संलयन क्रिया करके, और द्विगुणित जाइगोट या युग्मंज का निर्माण कर देगा, जो आगे परिवर्धित होकर भ्रूण का निर्माण करेगा। दूसरा मेल गैमेट जो है वो मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के पास आएगा, पर पोलर न्यूक्लियाई के पास आने से पहले पोलर न्यूक्लियाई दोनों संलयन करके द्विगुणित केंद्रक या डिप्लॉयड न्यूक्लियस का निर्माण करेगा। उससे कहेंगे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस है। सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट दोनों संलयन करके एक त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करेंगे। उस त्रिगुणित केंद्रक को कहेंगे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक 3n या ट्रिप्लॉइड होगा। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक अपने चारों तरफ से सेलवाल या कोशिका भित्ति का निर्माण करके बार बार कोशिकीय विभाजन करके कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करके एक विशिष्ट प्रकार का उत्तक बना लेगा, जो पूरे इस एम्ब्रियो सैक को क्या कर देता है, भर लेता है। उसी संरचना को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहते हैं। तो कहने का अर्थ हो गया ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन के द्वारा निर्मित त्रिगुणित केंद्रक, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेलवाल बना भी सकता है और सेलवाल नहीं भी बना सकता है। बार बार विभाजन करके त्रिगुणित टिश्यू या उत्तक का निर्माण कर लेगा, जो पोषण युक्त होगा और वृद्धि करते हुए भ्रूण को क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। उसी संरचना को क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोल देते हैं। फिर टॉपिक आएगा टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष के प्रकार। तो परिवर्धन या डेवलपमेंट के आधार पे जो हमारे भ्रूणपोष होते हैं आवर्तवीजी पादपों के अंदर 3 प्रकार के होंगे। जैसे 1 नंबर जो हमारा ये एंडोस्पर्म है, ये न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म हो जाएगा। किस प्रकार का है, न्यूक्लियर टाइप, केंद्रकीय भ्रूणपोष 1 नंबर। दूसरा होगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष, और तीसरा होगा हेलोबियल एंडोस्पर्म, यानी मिला जुला या मिश्रित प्रकार का भ्रूणपोष। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या केंद्रकीय भ्रूणपोष। ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा निर्मित त्रिगुणित केंद्रक, जिसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कह दिया। ये न्यूक्लियस समसूत्री विभाजन करके केंद्रकों की संख्या में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। जैसे ये न्यूक्लियस बन गए बहुत सारे, माइटोसिस करके केंद्रकों की संख्या में वृद्धि करता जाएगा, और अंततः सभी केंद्रक एम्ब्रियो सैक या भ्रूणपोष, एम्ब्रियो सैक या भ्रूणकोष के परिधीय भाग की तरफ न्यूक्लियस चले जाएंगे। जैसे ये सभी न्यूक्लियस परिधीय भाग की तरफ स्थानांतरित हो जाएंगे और बीच में एक बड़ी वैक्यूल बन जाएगी। तो बीच में तो बन गई वैक्यूल, रिक्तिका होगी, और ये कहलाएंगे एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। भ्रूणपोषीय केंद्र थे। तो इसमें क्या हुआ कि त्रिसंलयन होने के उपरांत त्रिगुणित जो केंद्रक बना उसको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो बार बार समसूत्री विभाजन करके केंद्रकों की संख्या में क्या करता जाएगा, वृद्धि करता जाएगा।
पर ये केंद्रक अपने चारों तरफ क्या नहीं बनाएंगे, सेल वॉल या कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं करेंगे। धीरे धीरे परिवर्तन के दौरान सभी न्यूक्लियाई जो त्रिगुणित है, ट्रिप्लॉइड है, ये इस एम्ब्रियो सैक की परिधि की तरफ क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं और सेंटर में एक बड़ी क्या बन जाएगी, वैक्यूल बन जाएगी। इस प्रकार का डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म या भ्रूण कोश का परिवर्तन कौन सा कहलाएगा, न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म या केंद्रकीय भ्रूण कोश कहलाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, जैसे नारियल का जो पानी होता है, उस नारियल के पानी के अंदर त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई या भ्रूण कोश केंद्र क्या रहते हैं, तैरते रहते हैं। इसके बाद में अपना 2 नंबर जो टॉपिक आएगा वो सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म होगा। कौन सा होगा, सेल्यूलर। केंद्रकीय कोशिकीय भ्रूण कोश, कोशिकीय भ्रूण कोश को पढ़ेंगे तो जैसे ये डायग्राम सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। जैसे ही ये न्यूक्लियस बना, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वॉल का निर्माण हो जाएगा। ये न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस ने अपने चारों तरफ पे प्राथमिक भित्ति का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। तो यहां तो न्यूक्लियस डायरेक्ट क्या कर रहा था, सीधा ही समसूत्री विभाजन कर रहा था, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं कर रहा था। सेल्यूलर एंडोस्पर्म में जैसे ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई और मेल गैमेट का संलयन होने से त्रिगुणित जो केंद्रक बना है, ये केंद्रक माइटोसिस की क्रिया करने से पहले, समसूत्री विभाजन करने से पहले अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, सेल वॉल या कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेगा। जैसे ये सेल वॉल बन गई, सेल वॉल बनने के बाद में ये कोशिका बार बार विभाजन करके और सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। पूरा एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश त्रिगुणित कोशिकाओं के द्वारा भर जाएगा। ऐसे न्यूक्लियस बना देते हैं सभी में। ये अपना कहलाएगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सभी कोशिकाएं 3n है। तो डिफरेंस क्या हुआ न्यूक्लियर और सेल्यूलर में? न्यूक्लियर और सेल्यूलर के अंदर जैसे त्रिगुणित जो केंद्रक बना प्राइमरी एंडोस्पर्म, अगर ये बार बार समसूत्री विभाजन करे और कोशिका भित्ति का निर्माण न करे, तब तो हमारा कौन सा एंडोस्पर्म कहलाता है? न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई केंद्रकीय भ्रूण कोश हो जाएंगे सभी। दूसरा सेल्यूलर के अंदर क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है समसूत्री विभाजन करने से पहले अपने चारों तरफ क्या बना लेगा? सेल वॉल बना लेगा। सेल वॉल बनाने के बाद में ये बार बार क्या करेगा? विभाजन करके कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि कर लेगा, त्रिगुणित टिश्यू या संरचना का निर्माण कर लेगा, जिसको क्या बोल देंगे? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म विशिष्ट रूप से कुकुरबिटेसी कुल के पादपों के अंदर पाया जाता है। एक सेल्यूलर जो एंडोस्पर्म है, इसकी मुख्य जो विशेषता है वो एक डायग्राम और बनाते हैं यहाँ पे। इसमें एक विशिष्ट प्रकार की संरचना बन जाती है जिसको हिस्टूरिया या शुष्कांग बोलते हैं। जैसे ही भ्रूण का परिवर्तन होगा, ये सस्पेंसर हो गया, एम्ब्रियो बना देते हैं, यहां पे ये सेल बना देंगे। ये डायग्राम हो सकता है या ये डायग्राम, इसमें ये हो जाएगी हिस्टीरियल सेल हो जाएगी।
सूचकांक, और ये सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाएगा। सेलुलर एंडोस्पर्म। तो यहां क्या हुआ कि संलयन की क्रिया हुई, त्रिसंलयन होते ही त्रिगुणित केंद्रक ने समसूत्री विभाजन होने से पहले क्या कर ली, सेल वॉल या कोशिका भित्ति का निर्माण। कोशिका भित्ति का निर्माण करने के बाद जैसे ये त्रिगुणित कोशिका बार बार समसूत्री विभाजन करेगी, विभाजन करती जाएगी और अपने चारों तरफ क्या बनाती जाएगी, सेल वॉल बनाती जाएगी। जैसे जैसे ये सेल वॉल बनाती जाएगी, ये पूरा एम्ब्रियो सैक किससे बन जाता है, त्रिगुणित उत्तक से, जिसको हम सेलुलर एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कह देंगे। अब क्या होता है कि सेलुलर एंडोस्पर्म जो कुकुरबिटेसी कुल के अंदर पाया जाता है, इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं बन जाती है, जिसको हिस्टूरिया या सूचकांक कह देते हैं। सूचकांक का मुख्य कार्य क्या होगा कि जैसे ये पूरा एम्ब्रियो सैक भ्रूणकोष जो है किससे भरा हुआ है, भ्रूणपोष से, तो ये हिस्टूरिया वृद्धि करते हुए इस एम्ब्रियो या भ्रूण को पोषण प्रदान करने के लिए इस भ्रूणपोष को क्या करता रहता है, शोषण करता रहेगा। जैसे सेलुलर कोशिकाएं हैं भ्रूणपोष की, भ्रूणपोष को क्या करता है, ये हिस्टूरिया शोषण करता रहेगा। एक बात तो ये होगी। दूसरा ये होगा कि हिस्टूरियल सेल भ्रूणपोष के अतिरिक्त यानी एंडोस्पर्म के अतिरिक्त और कहां से ये पोषण प्राप्त कर सकता है, तो एंडोस्पर्म तो यहाँ इस एम्ब्रियो सैक में भरा हुआ है, उसको तो इसने क्या कर लिया, शोषण कर लिया। इसके अतिरिक्त ये हिस्टूरियल सेल्स भ्रूणपोष के बाहर जो अन्य उत्तक हैं, जैसे खास तौर से न्यूसिलस, बीजांडकाय की बाद में बात आती है तो इंटेगुमेंट या अध्यावरणों से या न्यूसिलस यानी बीजांडकाय से भी ये अतिरिक्त पोषण को क्या कर सकती है, शोषण कर सकती है। इसलिए ये विशिष्ट प्रकार का एक क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। हिस्टूरिया है, हिस्टूरियल सेल्स होगी सूचकांक कोशिका जो भ्रूणपोष से तो पोषण प्राप्त करती है, इसके अतिरिक्त कहां से करेगी, भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म के बाहर जो टिश्यू होते हैं, बाहर टिश्यूज कौन से हो जाएंगे, उत्तक कौन से हो जाएंगे, जैसे न्यूसिलस, बीजांडकाय, और बीजांडकाय के बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, इंटेगुमेंट या अध्यावरण। उन अध्यावरणों से भी हिस्टूरियल सेल क्या कर सकती है, पोषण का शोषण कर सकती है। तो ये हमारे दो प्रकार हो गए, कौन कौन से, न्यूक्लियर टाइप के और सेलुलर टाइप के। और तीसरा जो टाइप का आएगा, तीसरा कौन सा हो जाएगा अपना, हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होगा कि जैसे पोलर न्यूक्लियस से सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, मेल गैमेट संलयन क्रिया करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण कर दिया। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अपने चारों तरफ यहाँ तो कोई सेल वॉल का निर्माण नहीं करेगा, पर ये सबसे पहले क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करके एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड की तरफ और दूसरा न्यूक्लियस चला जाएगा चालाजा एंड की तरफ से। माइक्रोपाइल एंड की तरफ और दूसरा न्यूक्लियस किसकी तरफ चला गया, चालाजा एंड की तरफ। इसी दौरान यहां पे सेल वॉल का निर्माण हो जाएगा, कोशिका भित्ति का, किसका निर्माण हो जाएगा, सेल वॉल का। कोशिका भित्ति का निर्माण होने के कारण दो असमान आकार की कोशिकाएं बनेगी। एक कोशिका जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होगी वो आकार में क्या होगी, बड़ी होगी, चालाजा एंड की तरफ होगी वो कोशिका आकार में क्या होगी, छोटी होगी। इसके बाद में दोनों न्यूक्लियाई यहाँ पे इनके चारों तरफ क्या नहीं है, सेल वाले नहीं है। इसके बाद में क्या होगा कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो न्यूक्लियस है वो आगे विभाजन करेगा और साथ साथ में अपने चारों तरफ क्या बनाता जाएगा, प्राइमरी वॉल या प्राथमिक भित्ति का निर्माण करता जाएगा। पर चालाजा एंड की तरफ जो न्यूक्लियस है ये बार बार समसूत्री विभाजन करेगा और अपने चारों तरफ सेल वॉल या कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं करेगा। तो इस प्रकार का डायग्राम आ जाएगा अपना। किया और इसने अपने चारों तरफ न्यूक्लियस बना और चारों तरफ क्या बन जाएगी, सेल वॉल या कोशिका भित्ति बन जाएगी। न्यूक्लियस, कोशिका भित्ति।
और ये न्यूक्लियस स्वतंत्र रूप से विभाजन करते जाएंगे पर अपने चारों तरफ से कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं करेगा। अंततः क्या होगा कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ सेल्यूलर एंडोस्पर्म और चालाजा एंड की तरफ आ जाएगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये तो अपना कहलाएगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और यहां पे न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दोबारा कि सेकेंडरी न्यूक्लियाई और मेल गैमीट का संलयन होने से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस त्रिगुणित बन गया। ये न्यूक्लियस अपने चारों तरफ सेल वॉल का निर्माण नहीं करेगा और सीधा ये क्या करेगा, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन करके दो न्यूक्लियस का निर्माण कर देगा। एक न्यूक्लियस किस छोर की तरफ चला जाएगा, माइक्रोपाइल एंड की तरफ, और दूसरा चला जाएगा चालाजा एंड की तरफ। इसी दौरान इन दोनों न्यूक्लियाई के बीच में क्या बन जाती है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति बन जाएगी। कोशिका भित्ति बनने के कारण इस एम्ब्रियो सैक के अंदर दो असमान आकार की कोशिकाएं बन जाती है। एक कोशिका आकार में बड़ी होगी जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ होगी, दूसरी कोशिका आकार में छोटी होगी जो किस एंड की तरफ होगी, चालाजा एंड की तरफ होगी। इसके बाद में क्या होगा कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र, वो बार बार समसूत्री विभाजन करेगा और उसी विभाजन के दौरान साथ साथ में किसका निर्माण कर लेगा, सेल वॉल या कोशिका भित्ति का। ये सेल वॉल बन रही है, सभी के चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण करता जाएगा। पर चालाजा एंड की तरफ जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो बार बार समसूत्री विभाजन करेगा पर अपने चारों तरफ सेल वॉल का निर्माण नहीं करेगा। अंततः क्या होगा कि माइक्रोपाइल एंड की तरफ तो सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म बन जाएगा और चालाजा एंड की तरफ किस प्रकार का एंडोस्पर्म बनेगा, न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म। तो केंद्रीय और कोशिकीय दोनों प्रकार के एंडोस्पर्म जब एक साथ बनते हैं, मिला जुला रूप बनाते हैं, तब वो क्या कहलाता है, हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म है। अब हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म खास तौर से पाया जाता है जैसे मोनोकोट प्लांट हो गए, एक बीजपत्री पादपों का जो ऑर्डर या जो गण है वो हेलोबियल ऑर्डर है। उसी हेलोबियल ऑर्डर के अंदर इस प्रकार का एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हेलोबियल टाइप का एंडोस्पर्म। तो ये तो हो गए अपने तीन प्रकार के डेवलपमेंट या परिवर्तन के आधार पे एंडोस्पर्म के या भ्रूणपोष के प्रकार। इसके बाद में जो आता है कि भ्रूणपोष का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है भ्रूणपोष की। तो भ्रूणपोष जो होगा वो खास तौर से विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों का एक मिश्रित रूप है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, आदि पोषक पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। इन्हीं पोषक पदार्थों का मुख्य कार्य क्या होगा कि ये एग सेल और मेल गैमीट जब यहाँ जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट से जब भ्रूण का परिवर्तन होगा तो परिवर्धित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली संरचना क्या कहलाती है, एंडोस्पर्म। तो भ्रूणपोष का ये कार्य हो जाएगा। दूसरा भ्रूणपोष के महत्व के अंदर कि हमने न्यूक्लियर, सेल्यूलर, एंडोसेलोबियल टाइप के तीन प्रकार पढ़े हैं। तो एंडोस्पर्म जो सेल्यूलर टाइप का पढ़ा उसमें एक विशिष्ट प्रकार की संरचना बनाई हमने जिसको हिस्टोरियल सेल या चुस्कांक कोशिकाएं कही। चुस्कांक कोशिका का मुख्य कार्य क्या होगा कि भ्रूणपोष से भोजन का चूषण करेगी और भ्रूणपोष के अतिरिक्त एम्ब्रियो सैक बोलते हैं या भ्रूणपोष बोलते हैं, उनके बाहर की तरफ जो उत्तक होते हैं टिश्यू, जैसे न्यूक्लियस, बीजांडकाय, इंटेगुमेंट, अत्यावरण आदि से भी भोजन को क्या करती है, चूषण का कार्य करेगी। कौन, हिस्टोरियल सेल।
इसके बाद में जो तीसरा जो होगा कि जैसे ही ये ओव्यूल की जो ये स्ट्रक्चर बना रखी है, एग है, एंटीपोडल है, हेल्पिंग सेल है, जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, दोहरा निषेचन हो गया, जाइगोट बन गया, एंडोस्पर्म बन गया, फिर आता है एंडोस्पर्म का एक महत्व कि ये ओव्यूल अंततः किसमें परिवर्तित हो जाएगा, बीज में। जब हम उस बीज को भूमि में रोपित करते हैं तो बीज का अंकुरण होगा। तो जर्मिनेशन जब होगा बीज का, उस दौरान वृद्धि करते हुए सीडलिंग प्लांट या नवोद्भिद पादप, सीडलिंग प्लांट या क्या बोल देंगे, नवोद्भिद पादप को प्रारंभिक अवस्था में पोषण किनसे प्राप्त होता है, एंडोस्पर्म से, भ्रूणपोष से। जैसे ही बीज के अंदर एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो के अंदर रेडिकल और प्लूम्यूल बन गए, यानी प्रांकुर और मूलांकुर बन गया, प्रांकुर से पर्वतंत्र और मूलांकुर से जड़ तंत्र का निर्माण होगा। तो जब तक प्राथमिक प्रकार की पत्तियों का निर्माण नहीं होगा, लीव्स नहीं बनेगी, पत्तियां नहीं बनेगी, तब तक वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। उस दौरान तक उस बीज को अंकुरण होने के लिए पोषण कहां से मिलता रहता है, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष से ही मिलता है। तो तीसरा कार्य या महत्व क्या हो जाएगा एंडोस्पर्म का, कि वृद्धि करते हुए सीडलिंग प्लांट या नवोद्भिद पादप को क्या प्रदान करना है, पोषण प्रदान करना है। फिर बात आती है कि किन बीजों के अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है, किन बीजों के अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। तो एंडोस्पर्म की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हम बीजों को 2 प्रकार या 3 प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। जैसे एंडोस्पर्मिक सीड हो गया, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हो गया, और एक पेरिकार्प टाइप का सीड हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ऐसे बीज जिनके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये जो भ्रूणपोष है, इस वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करते करते पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और ओव्यूल अंततः जैसे न्यूसिलस है वो भी समाप्त हो जाएगी, इंटेग्यूमेंट है वो सीड कोट में बदल जाएगी, बीज चोल में, अंततः बीज का परिवर्तन हो गया। जैसे बीज का परिवर्तन होगा, एम्ब्रियो का परिवर्तन हो गया, और उसके अंदर अगर एंडोस्पर्म नहीं है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है, पूर्ण रूप से भ्रूण परिवर्तन के दौरान खपत हो गया है, तो ऐसे बीज क्या कहलाते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सिंपल सी बात कि ऐसे बीज जिसके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट हो, कौन से बीज कहलाते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल हो जाएगा डाइकोट प्लांट, द्विबीजपत्री पादप। द्विबीजपत्री पादपों के अंदर जो कोटिलिडन्स या जो बीज पत्र होते हैं, उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में पोषण भरा रहता है, जो आगे बीज के अंकुरण के दौरान खपत हो जाएगा, या बीज अंकुरण में वो सहायक होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। इसके बाद में आता है एंडोस्पर्मिक सीड, कि ऐसे बीज जिनके अंदर भ्रूण परिवर्तन के दौरान एंडोस्पर्म पूर्ण रूप से क्या नहीं होता है, समाप्त या खत्म नहीं होगा, और बीज के अंदर ही एंडोस्पर्म की कुछ मात्रा पड़ी रहती है। ऐसे बीज कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, भ्रूणपोषी बीज। और भ्रूणपोषी बीजों का उदाहरण हो जाएगा मोनोकोट प्लांट। एक बीजपत्री पादप होते हैं, उनके बीज होते हैं वो एंडोस्पर्मिक हो गए, और डाइकोट जो प्लांट होते हैं, जिस बीजपत्री पादप, उनके जो सीड होंगे, बीज जो होंगे, वो नॉन एंडोस्पर्मिक हो गया। इसके अलावा जैसे हमने पहले ओव्यूल पढ़ा, पूरा ओव्यूल के अंदर न्यूसिलस, बीजांडकाय हो गया, ये न्यूसिलस के बाहर इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण हो गया। कई बार क्या होता है कि भ्रूण परिवर्धन के दौरान भ्रूणपोष तो समाप्त हो ही जाता है, भ्रूणपोष समाप्त होने के साथ साथ ये न्यूसिलस है, ये भी समाप्त हो जाती है, पर कुछ बीजों के अंदर न्यूसिलस या बीजांडकाय एक पतली परत या फिल्म या एक छोटी पतली कवरिंग के रूप में शेष रह जाती है। वो भ्रूण परिवर्धन के दौरान पूर्ण रूप से बीजांडकाय या न्यूसिलस क्या नहीं हो पाता, समाप्त नहीं हो पाता है। ऐसे बीजों को एक अलग ग्रुप और दे दिया है, उसको बोलेंगे पेरी एंडोस्पर्मिक सीड, प्री भ्रूणपोषी बीज। तो अभ्रूणपोषी, भ्रूणपोषी, और एक कौन सा हो गया, प्री भ्रूणपोषी, पेरी एंडोस्पर्मिक सीड। पेरी एंडोस्पर्मिक सीड का एग्जाम्पल हो जाएगा काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर न्यूसिलस जो होती है वो भ्रूण परिवर्तन के दौरान पूर्ण रूप से क्या नहीं होती है, समाप्त नहीं होती है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया आज का, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। थैंक यू।